हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का सेशन रूट वर्ड्स पे बेस्ड है और ये इसका सेशन नंबर 5 है। पिछले 4 सेशंस में हमने कुल मिलाकर के 8 रूट वर्ड्स पढ़े हैं। आज के लिए मैंने 2 रूट वर्ड्स रखे हैं और वो हैं BELL बेल और BENE बेनी। हाँ, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने ये सोचा है कि बहुत जल्द, संभवतः कल से या परसों से, रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में डेली वोकैब का भी सेशन रखा जाएगा, जिसमें तकरीबन 5 वोकैब्स जो हैं वो आपको डेली कराई जाएंगी। उनका मीनिंग, उनका यूज़, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि लगातार ये स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के भी सेशन रखे जाएं, उनके भी वीडियोस डालिए। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के तो वीडियोस डालने का कोई ऐसा मन नहीं है मेरा। तो मैंने उसकी जगह ये सोचा है कि डेली वोकैब का अगर सेशन होगा तो उसमें अगर मैं 5 वर्ड्स भी रोज पढ़ाऊंगा तो उनका मीनिंग, उनका यूज़, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर ये सब मिल जाएंगे तो इससे भी आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। साथ ही साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स या किसी भी सेक्शन के जो वीडियोस हैं उनकी एक लिमिटेड संख्या होगी, 100-50 तकरीबन। लेकिन अगर डेली वोकैब का सेशन होगा तो वो तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा, वो चलता ही रहेगा। हो सकता है कल ही उसका पहला सेशन आपके सामने आए। अगर ऐसा होगा तो आज ही आपको लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग में पता चल जाएगा, वरना जब से होगा आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और रूट वर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं। जो पहला रूट वर्ड है वो है BELL बेल, जिसका मीनिंग वॉर से हो सकता है, फाइट से हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट से हो सकता है, अगेंस्ट में जाने से हो सकता है। आप देख रहे हैं कि नंबर 9 लिखा हुआ है, इस वजह से क्योंकि पिछले 4 सेशंस में हमने टोटल में 8 रूट वर्ड पढ़े हैं, तो उस हिसाब से ये रूट वर्ड नंबर 9 हो गया। तो बेल का क्या मीनिंग मैंने बताया, लड़ाई झगड़े से संबंधित, मनमुटाव से, विद्रोह से, बगावत से संबंधित है। अब कुछ वर्ड्स इससे बनाए हैं मैंने, उनको समझ लीजिए। एक बात और सुनिए, जिस भी वर्ड, जो भी मैं वर्ड्स बना रहा हूं, अगर उस वर्ड के एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं तो आप यूं समझ लें कि मेरे ओपिनियन में वो वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा महत्व रखता है, थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप उसको ज़्यादा ध्यान से समझें। एक बात और समझें, रूट वर्ड्स को पढ़ने पर कई बार आप जो है ना ऐसे वर्ड्स बनाते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में यूज़ होते हैं। तो रूट वर्ड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के सेशन में भी हेल्पफुल होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? रूट वर्ड्स से जो वर्ड्स बनते हैं उनमें से तमाम वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछे जाते हैं। यहां भी ऐसा ही होगा। तो आप ये ना समझें कि ये सिर्फ रूट वर्ड्स चल रहा है, नहीं, ये रूट वर्ड्स भी चल रहा है और साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी चल रहा है। चलिए पहले वर्ड को देखते हैं। पहला वर्ड है रेबेलियन। रेबेलियन एक नाउन है। इसका मीनिंग क्या लिखा है, वॉलेंस अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और सिस्टम। मतलब एक प्रकार का विद्रोह, बगावत, जो वर्तमान में सरकार है, जो वर्तमान में शासन व्यवस्था है, उसके खिलाफ जो बगावत की जाती है, जो बागीपन इख्तियार किया जाता है, उसी को रेबेलियन कहा जाता है। रेबेलियन एक प्रकार का नाउन है, बगावत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से मेरी बात एक सुनिए, वो ये नंबर 1 पे रेबेलियन लिखा है, नंबर 2 पे रेबेल लिखा है। रेबेल भी नाउन है, रेबेलियन भी नाउन है। अक्सर स्टूडेंट को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि कहां पर उन्हें रेबेलियन यूज करना चाहिए एंड वेयर शुड दे यूज रेबेल। तो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। तो रेबेलियन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, अ काइंड ऑफ प्रोसेस, कि आप बगावत करेंगे। जो बगावत शब्द है वही रेबेलियन है। रिवॉल्ट जिसे कह सकते हैं आप। सिमिलर वर्ड्स को देखिए ना, रिवॉल्ट लिखा है, म्यूटिनी लिखा है। रिवॉल्ट का मतलब ही होता है विद्रोह, म्यूटिनी का मतलब भी होता है बगावत करना या विद्रोह करना, जिसको कहा जा सकता है। देखिए मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, आई वॉज इन 10th इन द ईयर 2001, और उस वक्त यूपी बोर्ड में एक चैप्टर था मोतीगज द म्यूटिनियर। मतलब एक हाथी था जो कि अपने मालिक से बगावत कर बैठता है, तो उसको म्यूटिनियर कहा गया। MUTIN,
MUTIN, इसका मीनिंग ही सर अगेंस्ट में जाने से है, बगावत करने से है। तो रेबेलियन का क्या मीनिंग हुआ? बगावत करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, बगावत एक तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, रीसेंट इलेक्शन लॉस हैज लेड टू ओपन रेबेलियन अमंग सम पार्टी मेंबर्स हु आर कॉलिंग फॉर अ कंप्लीट चेंज ऑफ लीडरशिप। अभी चुनाव हुआ, चुनाव में एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो हार जाती है। रीसेंट इलेक्शन लॉस का यही मतलब है कि हाल में हुए चुनाव की हार, उससे क्या हुआ है? इट हैज लेड टू, इसकी वजह से एक खुली बगावत देखने को मिल रही है पार्टी के कुछ मेंबर्स के बीच में, और वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, कॉलिंग फॉर, लगातार वो ये चिल्ला रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि नेतृत्व में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया जाए। तो पार्टी के भीतर ही बागी सुर देखने को मिल रहे हैं, यही रेबेलियन है। मैं आपको फिर से बता दूं कि रेबेलियन का इस्तेमाल सिस्टम के खिलाफ जाने से, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ जाने से हो सकता है। हाँ, सिमिलर वर्ड्स मैं बता ही चुका हूं, रिवॉल्ट और म्यूटिनी। अब चलिए दूसरे वर्ड को पढ़ लेते हैं। दूसरा वर्ड है रिबेल। शुरू में ही देखिए लिखा है कि रिबेल एक नाउन भी है और रिबेल एक वर्ब भी है। रिबेल अगर नाउन है तो ये वो व्यक्ति है जिसने बगावत की है। जैसे अगर आप अंग्रेजी हुकूमत की समय की बात करें तो 1857 में जो पहले फ्रीडम फाइटर थे हमारे, संभवतः मंगल पांडे जी, वो जो एक ब्रिटिश रूल था उनके लिए वो एक रिबेल कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? रिबेल कहे जाएंगे। और उन्होंने जो किया था बगावत करके, उसी को रेबेलियन कहा जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, वो रेबेल हुए, क्रांतिकारी हुए, और उन्होंने जो क्रांति लाई थी वो रेबेलियन हो जाएगा। जो बगावत की थी वो रेबेलियन, और वो स्वयं बागी हुए, विद्रोही हुए, तो वो अपने आप को रेबेल कहेंगे। मतलब रेबेल वो व्यक्ति है जिसने बगावत की है, और रेबेलियन उसी का वो हरकत है, उसी का वो एक्शन है, उसको रेबेलियन कहेंगे। अ पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश की सरकार, अपने देश की शासन व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई करता हो, मोर्चा निकालता हो। टू अपोज एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, आपने ये तो देखा कि नाउन के बगल में वर्ब का भी निशान लगा हुआ है। तो रेबेल अगर नाउन है तो वो व्यक्ति है, और वर्ब है तो ऐसा करना वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कहता है द प्रीस्ट सन। प्रीस्ट आप जानते हैं किसी पुजारी, पादरी, संत को कहा जा सकता है। द प्रीस्ट सन टोटली रिबेल्ड अगेंस्ट हिज रिलीजियस अपब्रिंगिंग। आप कहीं लिख लीजिए, अपब्रिंगिंग का मतलब नरिशमेंट से हो सकता है, ब्रिंग अप करने से हो सकता है, फीड करने से हो सकता है, नर्चर करने से हो सकता है, मतलब पालन पोषण जिसको कहा जा सकता है। तो जो संत का बेटा था, उसे अपने पिताजी के द्वारा दी गई इस प्रकार की शिक्षा, रिलीजियस अपब्रिंगिंग, कि वो एक धार्मिक संस्कारों में पले बढ़े, उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। तो उसने बगावत कर दी उस संत के बेटे ने, एंड इवेंचुअली लेफ्ट द चर्च परमानेंटली, और अंततः बाद में फिर उसने उस चर्च को, उस रिलीजियस प्लेस को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ ही दिया, लीव कर दिया। इवेंचुअली का मतलब फाइनली, अंततः या बाद में। आपने इस एग्जाम्पल में दो अच्छे वर्ड पढ़े हैं अपार्ट फ्रॉम रेबेल। एक था अपब्रिंगिंग विच वाज अ नाउन, जिसका मतलब पालन पोषण से है। अनदर वाज इवेंचुअली विच इज एन एडवर्ब, जिसका मतलब अल्टीमेटली या फाइनली से हो सकता है। सो लेट्स रीड सम सिमिलर वर्ड्स। उनमें से पहला है एजिटेट। एजिटेट का मतलब ही होता है अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना, आंदोलन करना, प्रोटेस्ट, विद्रोह करना। म्यूटिनी, अब देखिए नंबर 1 पे भी म्यूटिनी था, यहां भी म्यूटिनी है। नंबर 1 में जो म्यूटिनी था वो बगावत है, नाउन था। यहां जो म्यूटिनी मैंने लिखा है वो वर्ब है, बगावत करना जिसको कहा जा सकता है। फिर ऑब्जेक्ट है, ये भी एक वर्ब है। तो आपको अभी तक मैंने इस बेल रूट वर्ड से दो वर्ड्स बताए हैं, एक रेबेलियन और एक रेबेल। दोनों में लड़ाई की बात है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि हाँ, बेल रूट वर्ड यहां देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जो अगला वर्ड बनाया है मैंने वो है बेलिकोस, और जो नंबर 4 पे वर्ड लिखा है वो है बेलिजरेंट। मैं एक चीज आपको शुरू में क्लियर कर दूं
कि आप बेलिकोस और बेलिजरेंट को एक जैसा ही समझें। मेरी बात आप समझ रहे हैं। बेलिकोस भी एडजेक्टिव है, बेलिजरेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। बेलिकोस का मतलब है लड़ाकू, झगड़ालू, अग्रेसिव, पग्नेशियस। वैसे ही बेलिजरेंट का मतलब भी होता है विद्रोही, बागी, लड़ाकू, झगड़ालू, यही सारे अर्थ। एक छोटा सा डिफरेंस जरूर है जो कि आपको अभी बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन्हें एक जैसा ही समझें। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके आप बहुत कुछ सीख नहीं जाएंगे। बेलिजरेंट, बेलिकोस, ये दोनों वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछे जाते हैं। याद रखें कि जो भी वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछे जाते हैं उन पे बहुत अधिक रिसर्च करने की कोई नीड नहीं होती। अगर कोई वर्ड फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में पूछा जाता है तो उस पर जरूर रिसर्च करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई वर्ड सीधे तौर पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पहुंच रहा है तो उस पर बहुत अधिक जूझने में कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। चलिए बेलिकोस को पढ़ते हैं। बिहेविंग इन अ वे दैट इज लाइकली टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट और फाइट। इस तरीके से पेश आना जैसे कि लगे कि आप लड़ना चाहते हैं, या फिर इस प्रकार का व्यवहार करना जिससे कि लड़ाई खुद ब खुद हो जाए। टेंडिंग टू एंगेज इन वॉरफेयर, कुछ ऐसा दिमाग रखना। टेंड करने का मतलब झुकाव रखने से होता है, टेंडेंसी इसी से बनता है। टेंडिंग टू एंगेज इन वॉरफेयर, लड़ाई जैसी चीजों में हिस्सेदारी निभाने को लेकर आतुर रहना। सिमिलर वर्ड्स देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं दिया, ये इस बात का साफ प्रमाण है कि कोई बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड ये नहीं है। प्लीज आप में से कोई ये ना सोचे कि मेरे पास एग्जाम्पल नहीं होगा इसलिए मैंने नहीं दिया। नहीं सर, मैं आपको हर वो चीज पढ़ाऊंगा जो सही है, और मेरा साथ ही साथ ये भी ड्यूटी है, दायित्व है कि मैं अननेसेसरी चीजों को ड्रैग भी ना करूं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका सही तरीके से ही यूज होना जरूरी है। सिमिलर वर्ड्स देखिए, अग्रेसिव, कम्बैटिव। कम्बैटिव मतलब लड़ाई करने से होता है, कम्बैट से बना। कंटेंशियस, कंटेंशन मतलब झगड़ा, जो झगड़ालू हो। बेलिजरेंट देखिए नंबर 4 पे बेलिजरेंट लिखा है मैंने, और उसको बेलिकोस के सिनोनिम में भी लिखा है। मैं यही दर्शाना चाहता हूं कि टू सम एक्सटेंट बेलिजरेंट एंड बेलिकोस आर सेम, दे हैव सेम मीनिंग। पग्नेशियस अच्छा वर्ड हो सकता है, लिख लीजिएगा। रेबेलियस, पीछे जो रेबेल आपने पढ़ा था उसी का एडजेक्टिव वर्जन है, और ये क्वेरलसम, ये तो इजी वर्ड है, समझ ही रहे होंगे। चलिए नंबर 4 बेलिजरेंट को पढ़ते हैं। होस्टाइल, रेडी टू फाइट। अ बेलिजरेंट कंट्री इज फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट अनदर कंट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू गाइस शुड नोट डाउन। बेलिजरेंट, लड़ाई झगड़ा करने वाला। खास तौर पे बेलिजरेंट का इस्तेमाल उस देश विशेष के लिए किया जाता है जो किसी युद्ध में भागीदार हो, जो किसी युद्ध में लड़ रहा हो, चाहे स्वतंत्र तरीके से या फिर किसी के साथ वो लड़ाई कर रहा हो। जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें जिन देशों ने भी हिस्सा लिया, जो भी देश लड़े, वो सब बेलिजरेंट कंट्रीज कहे जाएंगे। टू टेक पार्ट इन अ वॉर, बेलिजरेंट करने का ये मतलब है। एक देश, एक सेना जो कि किसी युद्ध में हिस्सा ले रही है तो वो बेलिजरेंट कंट्री या बेलिजरेंट आर्मी हो सकती है। एग्जाम्पल देख लीजिए टू हैव अ बेटर पिक्चर। इट सेज वाई डू नेशंस मेंटेन बेलिजरेंट एटीट्यूड्स टूवर्ड ईच अदर। मतलब ये तो होता ही है, एक ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने वाला, एक तरीके से मानव मूल्यों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला व्यक्ति ये सवाल करना चाहता है कि क्यों नेशंस जो हैं, क्यों जो देश हैं वो एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े जैसा माहौल, एटीट्यूड बनाकर रखते हैं। वाई कांट वी लिव इन पीस, वाई कांट वी लिव इन हार्मनी, ये सवाल है उसका। नंबर 5 और नंबर 6 को भी पढ़ लीजिए। एंटीबेलम, एंटीबेलम में 2 रूट वर्ड हैं, एक बेल जिसका मतलब फाइट से है जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा एंटी, ANTE, ANTE। इस एंटी का मतलब होता है बिफोर, पहले। देखिए एंटी की 2 स्पेलिंग होती हैं, एक NTE जो लिखा है, एक ANTI, एंटी, जिसका मतलब अगेंस्ट में जाने से होता है। एंटीपैथी, एंटीडोट, याद आ रहा है आप सभी को? वो नहीं लिखा, ये एंटी लिखा जिसका मतलब है पहले। तो एंटीबेलम का मतलब है समथिंग दैट टेक्स प्लेस बिफोर अ वॉर, कुछ भी जो युद्ध से पहले घटित हो, युद्ध से पूर्व की घटनाओं को एंटीबेलम कहा जा सकता है। अब यहीं से एक सवाल बनता है कि युद्ध के बाद की घटना के लिए क्या करेंगे, तो सुनिए, उसको पोस्ट बेलम कहा जाता है, POST, पोस्ट, और फिर ये बेलम। आपने AM और PM पढ़ा होगा ना, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, बिल्कुल वही लिखा हुआ है, पहले और बाद। अकरिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर अ पर्टिकुलर वॉर, किसी लड़ाई से पहले। फिर बेलीपोटेंट आ गया,
गया, मेरे हिसाब से कोई खास वर्ड नहीं है। हाँ, इसमें पोटेंट वर्ड जरूर बहुत खास है। पोटेंट का मतलब पावर से होता है सर, इसी से पोटेंशियल बनता है। सुन रहे हैं आप मेरी बात को? इसी से पोटेंशियल बनता है, जिसका मतलब योग्यता से हो सकता है। तो बेली पोटेंट का मतलब है somebody who turns out to be mighty in a war, जिसको अपर हैंड मिला हुआ हो, जो लीड कर रहा हो किसी लड़ाई में। बेली पोटेंट होने का ये मतलब है, माइटी इन वॉर, जो किसी लड़ाई में आप पर भारी पड़ जाएगा, उसे बेली पोटेंट कहा जाता है, क्योंकि पोटेंट का सीधा रिलेशन पावर से है, स्ट्रेंथ से है। तो ये था आज के सेशन का पहला रूट वर्ड। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। मेरा खास तौर पे जो अटेंशन था वो रिबेल और रेबिलियन पे था, साथ ही साथ बाकी जो वर्ड्स बने उसमें बेलिजरेंट का स्पेसिफिक यूज बताना था, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछे जा सकते हैं वर्ड, उन पे ध्यान देना था। कैसा लग रहा है आप सभी को ये सेशन? हो सके तो लाइव चैट के माध्यम से मुझे बताते भी रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को आज का सेशन पिछले सेशंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी लग रहा हो, तो इससे दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात कि आप सब मेहनत करते हैं, यू गाइस ट्राई रियली वेरी हार्ड, जिसकी वजह से चीज़ें आपको इजी लगती हैं। और दूसरी बात ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये दैट एवरीथिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। इस बात को दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये लग गया दैट एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, तब तो फिर आप हो सकता है डीमोरलाइज हो जाए, कुछ आपसे हो ही ना सके। ओनली दैट विच इज़ डिफ़िकल्ट, दैट विच इज़ नॉट, वो डिफिकल्ट नहीं है, और उसे डिफिकल्ट मानने बना देने में कहीं से कोई समस्या नहीं है। आई हैव सीन मेनी टीचर्स जो इजी चीज़ों को डिफिकल्ट बना करके पेश करते हैं, ताकि लोगों को हवा सा उनके मन में बैठ जाए कि हाँ यार ये टफ है, वी नीड टू बी मोर फोकस्ड। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। टू हैव अ रियल पिक्चर ऑफ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सही है ये मालूम होना ज़रूरी है। आई मस्ट से, मैं भी ये बात मानता हूँ कि बेल और बेनी ये अच्छे रूट वर्ड्स हैं, बट दे कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर डिफिकल्ट कैटेगरी। तो ये स्टैंडर्ड हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, पर डिफिकल्ट नहीं हो सकते। सच का सामना करिए, और बेवजह है अगर कोई आपसे झूठ बोलता है तो उनसे दूर रहिए। परेशान बिल्कुल ना हो, सिर्फ डिफिकल्ट है और कुछ भी नहीं। चलिए बिना विलंब के आगे बढ़ते हैं अगले रूट वर्ड को, जो कि आज के सेशन का दूसरा रूट वर्ड है और अभी तक का 10वां रूट वर्ड है, बेनी गुड वेल। इसमें भी मैंने पिछले रूट वर्ड के जैसे कुछ के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और कुछ के नहीं दिए हैं। जिनके भी एग्जाम्पल्स दिए हैं मेरी अपनी नज़र में वो अपर हैंड रखते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा टफ हो सकते हैं, और जिनके नहीं दिए हैं वो सो है, एवरेज हैं। चलिए पहला वर्ड देखते हैं, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर वो व्यक्ति हो सकता है या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो आपत्ति काल में किसी की मदद कर रहा हो। जैसे इस समय जो पैंडेमिक है कोरोना वायरस, उससे लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में बहुत से लोग और बहुत सी संस्थाएं जो हैं वो दान कर रही हैं, वो सब बेनिफैक्टर्स हैं। बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएं सड़कों पर उतर करके लोगों की हेल्प कर रही, दे आर ऑल्सो बेनिफैक्टर्स। जो दूसरों की मदद करे, सच पीपल, सच इंस्टीट्यूट्स आर कॉल्ड बेनिफैक्टर्स। पीपल हु गिव मनी, पीपल हु डू चैरिटी फॉर अ कॉज। कॉज का मतलब कोई अच्छा कारण। एग्जाम्पल देखिए, एन एनोनिमस बेनिफैक्टर डोनेटेड $2 million टू द ट्रस्ट। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, तो किसी अज्ञात परोपकारी व्यक्ति ने ट्रस्ट के नाम 2 मिलियन की संपत्ति डोनेट कर दी। सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? पैट्रन। पैट्रन जो संरक्षण देता है, जो संरक्षण देगा वो आपके पालन पोषण का, पेट भरने का साफ साफ ध्यान रखेगा। याद रखिए, पैट्रन उससे बोलते हैं जो पिता हो। पिता वो जो पेट पालेगा, जो मदद करेगा। स्पॉन्सर और कॉन्ट्रीब्यूटर, ये सब हो सकते हैं। बेनिफैक्टर समझ में आया है ना आप सभी को? प्लीज लाइव चैट के माध्यम से बता दें मुझे, ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए। बेनिफैक्शन को देख लीजिए, बहुत सरल है। बेनिफैक्शन नाउन है, एक गिफ्ट या डोनेशन को, मदद को कहा जा सकता है। बेनिफैक्टर मदद करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, और बेनिफैक्शन जो है वो मदद को कहा जा सकता है। अब एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि वो तो पता चल गया जिसने मदद की, लेकिन वो नहीं पता चला अभी तक जिसकी मदद की गई है। तो अगली स्लाइड में वो वर्ड आएगा जो मदद प्राप्त करेगा। हाँ, अभी अगले वर्ड को देखिए, बेनिफिशियल। बहुत इजी वर्ड है,
अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आप समझ सकते हैं। हाँ, प्रोड्यूसिंग अ गुड इफेक्ट, जो चीज़ें बेनिफिशियल हैं, लाभदायक हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने इस वजह से आपको दिया है क्योंकि मैं बताना चाहता था कि बेनिफिशियल के बाद प्रेपोजिशन टू आता है, ना कि फॉर। अदरवाइज तो आप ये बोलते हैं ना कि के लिए लाभदायक है, क्या बोलते हैं, के लिए लाभदायक है, तो ऐसे में तो बेनिफिशियल फॉर लगाना चाहेंगे, लेकिन बेनिफिशियल के साथ टू आता है। द लॉ, एग्जाम्पल को मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ देखिए। द लॉ सीम्ड बेनिफिशियल टू सोसाइटी बट स्टडीज शोड इट रियली डिड नॉट हेल्प मच। किसी कानून विशेष से लगा आपको कि वो समाज के लिए बहुत हितकारी था, लेकिन कुछ रिसर्चेस हुई, कुछ स्टडीज हुई और उससे पता चला कि इतना भी ज़्यादा वो हेल्पफुल नहीं था सोसाइटी के लिए। तो बेनिफिशियल के साथ टू आता है। देन कम्स नंबर 4, बेनिफिट। एडवांटेज को, लाभ को कहा जा सकता है, इजी वर्ड है ये भी। नंबर 5 पे चलते हैं। आपको मेरी रफ्तार तो नहीं लग रही कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आपको सिर्फ उतनी देर ठहरना है कहीं पर जितनी देर में आपका भला हो जाए। जब तक नहीं भला हो रहा है तब तक जरूर रुकिए, जैसे ही भला हो जाए तुरंत एक चतुर व्यक्ति के तरीके से आगे बढ़ लीजिए। बेनिडिक्शन को देखिए, इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक बेनी जो कि हम पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट, गुड, वेल, और दूसरा है डिक्ट। क्या है, लिख लीजिए कहीं पर, DICT। लाइव चैट में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, DICT। डिक्ट का मतलब बोलने से होता है। किससे हो सकता है, बोलने से। जो लोग स्टेनोग्राफर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मालूम होगा, डिक्टेशन बोली जाती है, इमला जिसको कहा जा सकता है। तानाशाह व्यक्ति को डिक्टेटर कहा जाता है, डिक्टेटरशिप कहा जाता है। प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्शन मतलब पहले से ही बता देना कि भविष्य में क्या होगा। मैलेडिक्शन होता है जिसमें आप किसी को अभिशाप दे सकते हैं। तो डिक्ट का मतलब बोलने से हो सकता है, कहने से। तो बेनेडिक्शन का मतलब है कि आप बोलेंगे, कहेंगे, और चूंकि बेने लगा हुआ है पहले, तो आप बोलेंगे तो किसी के संहार या उसके विनाश की कामना नहीं करेंगे, बल्कि उसकी भलाई, उसकी बेहतरी की कामना करेंगे। तो बेनेडिक्शन इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग। जब दुआएं निकलती हैं तो वही बेनेडिक्शन है। परोपकार की भावना से जो आप कह रहे हैं वो एक तरीके का बेनेडिक्शन है। ईश्वर आप पे मेहरबान हो, ये एक प्रकार का बेनेडिक्शन है। एग्जाम्पल रीड आउट करिए। इट सेज टुडे द पोप। पोप आप जानते हैं क्रिश्चियन में सबसे बड़े जो रिलीजियस गुरु होते हैं उनको पोप कहा जाता है। विल मेक अ बेनेडिक्शन फॉर ऑल दोज हु आर सिक एंड हंग्री। जो लोग भूखे हैं और बीमार हैं उनके लिए आज पोप साहब जो हैं वो दुआएं पढ़ेंगे, दुआएं देंगे। ही विल मेक अ बेनेडिक्शन फॉर सच पीपल। तो इस स्लाइड में मैंने आपको एक अच्छा वर्ड बेनिफैक्टर पढ़ाया, दूसरा बेनिफिशियल के साथ टू लगता है ये बताया, और तीसरा अच्छा वर्ड मैंने आपको बेनेडिक्शन पढ़ाया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जो इस रूट वर्ड का वर्ड नंबर 6 बनाया गया है, ये आज के सेशन का सबसे अच्छा वर्ड है। मेरी बात आप सुन रहे हैं? अच्छा इन द सेंस वो वर्ड जो बहुत ही रैंडम, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। हाँ, हर जगह आपको देखने को मिल सकता है, कहीं भी, किसी भी न्यूज़पेपर की स्टोरी में, किसी भी पेपर के क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, फिलर्स में, किसी भी स्पॉटिंग एरर्स में मिल सकता है। देखिए, आपका हमेशा से झुकाव जब भी आप रूट वर्ड्स को पढ़ें तो ऐसे ही वर्ड्स को ढूंढने की तरफ होना चाहिए जो बहुत कॉमन है, जो कॉमनली सीन हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये वर्ड है बिनायन। बिनायन का मतलब है जो चीज़ हितकारी है, या ऐसे समझ लीजिए जो चीज़ आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो सॉफ्ट है, जेंटल है, जिसे टच करने से आपको चोट नहीं लगेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गुलाब का पेड़ आप जानते हैं, गुलाब की पत्तियां, आप उन्हें छुएंगे आपको हल्का सा दर्द लगेगा, जैसे कुछ चुभ रहा है, तो वो बिनायन लीव्स नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि उनको छूते ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग रहा है, तो वो बेनायन लीव्स नहीं है। लेकिन अगर कोई पत्ती आप छुएं और उससे आपको ये कांटों जैसा ना महसूस हो, तो वो बेनायन लीव्स हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो चीज़ सॉफ्ट लगे, जेंटल लगे, हेल्पफुल लगे, इनोसेंट लगे, इनोकुवस लगे, मेरी बात आप समझ रहे हैं, उसको बेनायन कहा जा सकता है। जो जेंटल हो, मर्सीफुल हो, इनऑफेंसिव है,
उसको बिनायन बोला जा सकता है। फेवरेबल एंड नॉट हार्मफुल, ये इसका मीनिंग है। तीन तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, सिर्फ आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए दैट इन माय ओपिनियन हाउ इंपॉर्टेंट दिस वर्ड इज। यस, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट आई बिलीव सो। ठीक है, तो एग्जाम्पल को पढ़िए। द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दिस प्लेस आर सो बिनाइन। आप किसी स्थान विशेष पर है और कह रहे हैं कि बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फियर है यहाँ का, बड़ा ही सुखद और सुखनुमा माहौल है यहाँ का। तो क्लाइमेट कंडीशंस किसी प्लेस की आपको बड़ी अच्छी लगी, ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी आपको और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही खुशनुमा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मॉडरेट वेदर कंडीशंस या क्लेमेंट वेदर कंडीशंस थी, वो बिनायन बोला जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं एक चीज, अगला एग्जाम्पल बताने से पहले एक चीज मैं आपको और बताऊं। आप गूगल करेंगे और बेनाइन वर्ड को पढ़ेंगे तो मेडिकल टर्म भी है। हाँ, आपने सुना होगा ट्यूमर होता है, कई बार ट्यूमर जो है वो कैंसर बन जाता है और कई बार ट्यूमर कैंसर नहीं बनता है। ये बायोप्सी से पता चलता है। किसी के केस में उसकी बॉडी में कहीं पर ट्यूमर है, बायोप्सी उसने कराई और डॉक्टर ने बोला कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ट्यूमर है इट विल नॉट लीड टू कैंसर, इससे कैंसर नहीं होगा सिंस इट इज़ बिनायन इन नेचर। ये सिर्फ है, इससे आपको किसी को कोई कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। तो बिनायन ट्यूमर जो कैंसर में तब्दील नहीं होगा, अगर हो जाए तो वो हेल्पफुल कहाँ है, हितकारी कहाँ है, वो तो फिर आपको तंग कर सकता है ना, तो उसे बिनायन ट्यूमर कहा जाता है, जो कैंसर नहीं बनेगा आगे जाकर के। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल नंबर 2 को भी पढ़ लेते हैं, जो कि कहता है द मेडिसिन इज बिनायन इन इट्स इफेक्ट्स एंड विल कॉज यू नो हार्म। ठीक है, आप इस दवाई को खाएं, हार्ड नहीं है ये दवाई, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, चेक विद योर डॉक्टर। चेक विद योर डॉक्टर का मतलब है अपने डॉक्टर से मिल लीजिए इमीडिएटली टू सी इफ द मोल ऑन योर फेस। मोल का मतलब तिल होता है, आपने पढ़ा होगा मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बना देना, तिल को मोल कहा जाता है। ऑन योर फेस इज बिनायन और डेंजरस। कोई कह रहा है जाइए और अपने डॉक्टर से तुरंत मिल लीजिए और ये पता कर लीजिए कि आपके चेहरे पे जो तिल है वो डेंजरस तो नहीं है, बिनायन है या डेंजरस है। हाँ, उससे कहीं कुछ स्किन में इन्फेक्शन तो आपके नहीं हो रहा, ऐसे ही है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही है तो कोई बात नहीं। जैसे हम सबके शरीर पर कहा जाता है कि बर्थ साइन होता है, हाँ, और वो बर्थ साइन जीवन पर्यंत एक जैसा ही रहता है, उससे कोई स्किन में इन्फेक्शन भी नहीं होता, तो वो बिनायन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बिनायन नेचर का। सिमिलर वर्ड्स मैं पहले ही बता चुका हूं, आप फिर भी देख लीजिए। क्लीमेंट, अगर आप इस क्लीमेंट के आगे आई एन लगा दे, इनक्लीमेंट कर दे, तो बहुत ही खराब मौसम को इनक्लीमेंट वेदर कहा जाता है, और क्लीमेंट है तो मौसम खराब नहीं है। ह्यूमेन का मतलब जो काइंड है, इनोकुवस जो सीधा साधा है, मर्सीफुल जिसमें दया है, इनऑफेंसिव जिसमें गुनाह की प्रवृत्ति नहीं है, मॉडरेट औसत, और जेंटल तो आप जानते ही जानते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। बेनायन को आप इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है और आपके भले के लिए गुजारिश है। चलिए नंबर 7 को पढ़ लीजिए फटाफट। बेनिफिशेंट, बेनिफिशेंट गिविंग हेल्प शोइंग काइंडनेस। बेनिफिशेंट होने का मतलब है कि आप किसी के प्रति दया भाव दिखाएंगे, ये एक एडजेक्टिव है। ईएनटी लगा है ना आखिर में, देखिए ईएनटी लगने से वर्ड एक एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे इनोसेंट हो गया, मैग्निफिसेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, एंड मेनी अदर्स। अब नंबर 8 पे जो वर्ड है बेनिफिशियरी, उसको देखिए, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे भी मार्क कर लीजिएगा। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति जो मदद करता है उसे बेनिफैक्टर कहते हैं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो व्यक्ति जिसकी मदद की जाती है उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेनिफिशियरी। अब एक बात सुनिए, लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, खासतौर पे पुरुष लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कराते हैं, फिर नॉमिनी में वो अपनी वाइफ का नाम मेंशन कर देते हैं। हाँ, तो बेनिफिशियरी है, जो नॉमिनी है उसे ही तो लाभ मिलेगा, तो वो बेनिफिशियरी हो गया। या अभी अभी जैसे देखिए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड वालों को अतिरिक्त में अनाज देने की घोषणा की है, तो वो सब बेनिफिशियरीज हैं। जब आपको सब्सिडाइज रेट्स पे एलपीजी मिलती है तो आप बेनिफिशियरी हैं उसके, हर वो योजना जिसका आप लाभ लेते हैं आप उसके बेनिफिशियरी हैं। अगर आपको पेंशन मिलती है तो आप उसके बेनिफिशियरी हो जाएंगे।
तो जिसको मदद मिल रही है। somebody who's receiving help from somebody else, from some government, a group or individual that gains something free, वो व्यक्ति या वो संस्था जिसको कुछ भी मुफ्त में मिल रहा हो। एग्जाम्पल देखिए जो मैंने बताया था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, माई हस्बैंड हैज लिस्टेड मी एज द बेनिफिशियरी ऑफ हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे नॉमिनी बनाया है, मुझे बेनिफिशियरी बनाया है। एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़िए। अंडर द न्यू वेलफेयर सिस्टम, ये जो नया सिस्टम आया है जिसमें लोगों की मदद की बात की जा रही है, द बेनिफिशियरी रिसीव्स अ डेबिट कार्ड दैट इज ऑटोमेटिकली रीलोडेड विथ फंड्स ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। काश ऐसा हो तो कितनी बढ़िया बात है। खैर एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिए। कहा जा रहा है ये जो नया सिस्टम आया है इसके तहत जो लाभ प्राप्त करता है, हिंदी में बेनिफिशियरी को लाभ प्राप्त करता बोलते हैं। थोड़ी सी हिंदी मेरी कमज़ोर है तो कई बार मैं हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मेरा बहुत अटेंशन भी हिंदी की तरफ नहीं होगा, उतना ज़रूर होगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो जो बेनिफिशियरी होगा उसे एक डेबिट कार्ड मिलेगा और वो डेबिट कार्ड हर महीने के पहली तारीख को पैसों से रीलोड हो जाएगा। जैसे 5,000 मिले, आपने खर्च कर दिए, फिर अगले महीने की 1 तारीख को 5,000 मिल गया और फिर से आप खर्च करिए, तो बेनिफिशियरी कहा जाएगा। somebody who receives help। लास्ट वर्ड को पढ़ लीजिए, बेनिवॉलेंट। आप इसको देखिए, एक और वर्ड होता है मेलवॉलेंट। बेनिवॉलेंट का मतलब है जो दूसरों की मदद करेगा, जो परोपकारी होगा, जो हेल्पफुल होगा। आप इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पाते हैं और वहाँ इसे मानव प्रेमी भी कहा जाता है, जिसे आप ऑल्ट्रुइस्टिक भी बोल सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक भी बोल सकते हैं। देखिए सिमिलर वर्ड्स में लिखा तो है ऑल्ट्रुइस्टिक एंड फिलैंथ्रोपिक। तो ये था दूसरे रूट वर्ड से जो वर्ड्स मैंने बनाए थे। इसमें आपने जो खास वर्ड्स पढ़े थे, एक था बेनिफैक्टर, दूसरा था बेनेडिक्शन जिसमें ब्लेसिंग्स की बात थी, तीसरा था बिनायन और चौथा था बेनिफिशियरी, और बाकी तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वर्ड थे। इसी के साथ आज का सेशन ये एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि पहले के सेशंस के जैसे आपको ये सेशन भी अच्छा ही लगा होगा। फिर भी आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताते रहें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी से आप मेरा प्रमोशन कर सकते हैं। आपने अभी तक मेरा साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी मेरा साथ देंगे। और फिर से वो बात कि जो डेली वोकैब का सेशन मैंने प्लान किया है होपफुली कल मॉर्निंग से ही स्टार्ट होगा। हो सकता है सुबह 8 बजे हो या फिर 10 बजे हो, जो भी टाइमिंग होगी आपको क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।